बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स, बाबर नदीम सिविल जज हेयर। कैसे हैं आप लोग डियर एस्पिरेंट? आज हम ऑर्डर 7 रूल 11 को पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको फ्रॉम फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट में इसको जो है वो इसको क्लियर करूं। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, आप लोग अपनी क्यूरीज नहीं बताते कि जैसा मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। शायद उसकी रीज़न ये है कि आपको विदाउट आपकी रिक्वेस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, या आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किए जा रहे हैं। शायद इसलिए आप लोगों को इतनी फिक्र नहीं है, तो आपको फिक्र होनी चाहिए। अगर आपने मुझे अपनी क्यूरीज बताई होती तो मैं इसमें ज़रूर शामिल करता। और प्लीज़ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया है। शेयर करने से मुराद ये है कि जितने भी लॉयर्स के फोरम्स हैं इन योर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, अगर वहाँ पे आप चैनल का लिंक शेयर करें तो एटलीस्ट अगर वो लोग एक दफ़ा उसको देख लें तो जितने भी ज़रूरतमंद होंगे वो उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर पे मैंने बहुत मेहनत की, होप के आपसे मुझे अप्रिसिएशन भी मिलेगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, ये है हमारा लेक्चर। सीपीसी मुझे बताइएगा फ़ोन ठीक है इसका। तो इसका सेक्शन 11 है और लेक्चर नंबर हमारा 23 है। आज हम रूल 11 से लेके 13 तक पढ़ेंगे और रीसेंट अमेंडमेंट के हवाले से हम इसको जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 जो है 11 to 13 उसकी स्कीम क्या है। रूल 11 वो ग्राउंड्स बताता है जिसकी बुनियाद पे कोर्ट एक प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। और आपकी जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे वो ग्राउंड्स आ भी रही हैं जिनको हम पढ़ेंगे भी। ग्राउंड ABCD ये हैं वो ग्राउंड्स जिनकी बुनियाद पे प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। और रूल 12 जो है वो अबाउट प्रोसीजर है, वो उसका प्रोसीजर बताता है। और जो रूल 13 है वो बात करता है अबाउट फाइलिंग ऑफ फ्रेश सूट व्हेन अ प्लेंट इज रिजेक्टेड। अच्छा, एक इसमें मैं मिस कर गया, हम उसको पढ़ेंगे। वो है रूल 11A जो रिसेंट अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ है। वो कहता है कि अब फ्रेश एक सेपरेट एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम आगे जाके जो है वो कवर करेंगे। तो पहली मैंने जो आपको बात बताई है वो मैंने आपको स्कीम बताई है उसकी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं। देखें, मैं इस तरह इसको एक्सप्लेन करूंगा। दी प्लेंट है ना, तो बेसिकली एप्लीकेबिलिटी बता रहा है। प्लेंट से मुराद क्या है? द प्लेंट इज एविडेंट ऑफ द फैक्ट दैट प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 आर एप्लीकेबल टू द सूट्स, कि ये सूट्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फिर व्हाट अबाउट एप्लीकेशंस एंड व्हाट अबाउट अपील्स एटसेट्रा। तो एप्लीकेशंस पे तो वो लगेगी नहीं क्योंकि एप्लीकेशन समथिंग डिफरेंट। और जो सेक्शन 107 है, हमने रिटर्न ऑफ प्लेंट में भी पढ़ा था, वो कहता है कि कैपलेट कोर्ट भी वही पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो कि एक ट्रायल कोर्ट कर सकता है। तो मीनिंग देयर बाय कि जो एपलेट कोर्ट है वो भी मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हो के आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। अच्छा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर 49 रूल 3 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है वो अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ये वाली पावर जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, आप उसको जाके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ऑर्डर 49 रूल 3 को पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो मैंने अभी तक दी प्लेंट जो एक वर्ड है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है आपके सामने। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है कि ये वर्ड शेल को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। शेल,
अच्छा, शेल इज एविडेंट ऑफ द फैक्ट दैट ऑर्डर 7 रूल 11 इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, यानी कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अगर क्लास ए बी सी डी में से कोई भी ग्राउंड एस्टेब्लिश हो गई है तो कोर्ट इज बाउंड टू रिजेक्ट द प्लेंट, ठीक है। एंड कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू रिजेक्ट अ प्लेंट वेयर एनी ऑफ द ग्राउंड एड मेंशन इन द रूल 11 इज एस्टेब्लिश। तो ये मैंने किसकी इंटरप्रिटेशन की? शेल की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंडेटरी प्रोविजन के हवाले से हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट सी और पैरा 6 है, वो भी बाउंड अ कोर्ट टू एक्सरसाइज पावर ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 विदाउट एनी डिस्क्रिशन। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यानी आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। अगर आप एज ए लॉयर कोर्ट में खड़े हैं तो आप कोर्ट को ये कहें कि जैसा ना सिर्फ सेक्शन रूल 11 में शेल का वर्ड आपको बाउंड करता है कि आप अगर वो ग्राउंड स्टैब्लिश हो रही हैं तो आप फ्रीक्वेंटली वो पावर को एक्सरसाइज करें, बल्कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का जो पैरा 6 है वो भी यही बात कहता है कि कोर्ट को एट द अर्लीस्ट स्टेज जो है वो देखना है कि वो प्लेंट जो है वो यानी सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोर्ट ने उसको जो है अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे उसको क्या करना है? डिसाइड करना है। फिर आपने कोर्ट को ये कहना है, यही नहीं बल्कि अब लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2019-2007 लाहौर, लाहौर यहाँ मैं लाहौर छोड़ गया हूँ। PLD 2019 लाहौर पेज 207 जो कि बात करती है डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटिंग कंट्रोल की, और ये कहता है वेर इट इज हेल्ड दैट द कोर्ट शुड ऑलवेज निप अ फ्रिवलस सूट इन द बड इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स डॉकेट एंड टाइम फॉर मोर सीरियस क्लेम बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC। तो ये लैंडमार्क जजमेंट भी कोर्ट को पाबंद करती है कि फ्रिवलस लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए और मटेरियल काम को टाइम देने के लिए कोर्ट को चाहिए कि एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज जो है वो इस पावर को एक्सरसाइज करे ऑर्डर 7-11 को। तो मैंने शेल की आपके सामने इंटरप्रिटेशन की है। उसके बाद आगे चलते हैं। इधर आप देखिएगा ये जो बोल्ड एरिया है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं बेसिकली क्लास ए को डिस्कस करने जा रहा हूँ, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है मैं उस यानी डिस्प्यूट में नहीं जाता, या उसमें वो आप खुद भी देख सकते हैं, उसको डिक्शनरी मीनिंग उसका देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इन कोर्ट देयर इज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्स, अच्छा इन आवर कंट्री लिखना था, इन आवर कंट्री देर इज नॉट नो कंसेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन। देखिए मेरी बात सुनो, पहले एक कॉन्सेप्ट था वे लिमिटेशन बार द रेमेडी एज वेल एज राइट सेक्शन 28, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट का। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फेडरल शेयर कोड ने 1992 में उर्दू में एक जजमेंट दी और उन्होंने वो जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 28 था उसको रिपील कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि भाई लिमिटेशन बार दी रेमेडी बट नॉट द राइट। मतलब ये है कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज काबज है तो पहले ये कॉन्सेप्ट था कि 12 साल तक अगर दावा नहीं किया गया तो वो जो था नाजायज काबज एडवर्स पोजेशन में वो उसका क्या बन जाता था? मालिक बन जाता था, और वो कोर्ट से भी दावा कर सकता था ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन कि मैं 12 साल से ज़्यादा अरसे में बैठा हूँ, लिहाजा मुझे मालिक डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। लेकिन फिर उस जजमेंट के बाद उन्होंने ये कहा कि मालक ही रहता है, बेशक वो 12 साल के बाद वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो पोजेशन वापस नहीं ले सकता, लेकिन वो फॉर एवर मालक ही रहता है। दूसरी पार्टी एडवर्स पोजेशन के बुनियाद पे खुद को मालिक नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे इस्लाम में गासिब और किसी के हक खाने वाले को कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो
अब ये एग्जाम्पल आपके सामने ये रखी है कि अगर एक शख्स जो है वो एडवर्स पोजेशन की बुनियाद पे दावा कर देता है तो कि मुझे मालिक डिक्लेयर किया जाए, तो आप बताएं क्या वो उसको कोई काज ऑफ एक्शन हासिल है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, उसको कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है हासिल है। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि कॉन्टीजेंट एक्ट जिसकी परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। आप याद करें कि अगर 1 साल में वो जहाज वापस नहीं आएगा तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, याद आया? तो अगर कोई शख्स जो है a suit is instituted prior to the specific time fixed for happening or not happening of a certain event, it means plaintiff's cause of action is premature and does not exist। तो उसकी प्लेंट जो है वो क्या हो जाएगी, उसको क्या कर दिया जाएगा बच्चों, उसको खारिज कर दिया जाएगा, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ए। ठीक है, इसका तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। या ऐसे समझ लें एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, अभी उसकी परफॉर्मेंस की डेट ही नहीं आई तो वो डेट से पहले ही कोर्ट में आ गया है और वो कोई वजह भी नहीं बता रहा पहले आने की, और कोर्ट को कहता है कि जी परफॉर्मेंस करवाई जाए इसकी, तो कोर्ट उसकी प्लेंट को रिजेक्ट करेगा क्योंकि जिस वक्त उसने दावा किया है उस वक्त उसको कोई काज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है। ठीक है, आगे चलता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ दावा किया है कि जो मुझे शेयर मिलना है प्रॉपर्टी में से फादर की, तो वो मुझे दिलाया जाए। ठीक है, तो भाई इनहेरिटेंस तो तब ओपन होती है जब एक बंदा मर जाता है, ओनर मर जाता है, तो फिर उसका कॉज ऑफ एक्शन अभी अक्रू ही नहीं हुआ, वो अपने वालिद के लाइफ टाइम में जो है वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सस्पेक्शनिस, कि जब तक ओनर जिंदा है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है, उसको कोई इस बुनियाद पे चैलेंज नहीं कर सकता कि आई एम एक्सपेक्टेड हियर आफ्टर हिज डेथ। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। ये भी एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी है, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, अब मैकेनिज्म टू डिटरमिन कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा? अगर आप गौर करें तो हमने ये प्लेंट रूल 1 में पढ़ा था कि उसने जो है वो उसमें जो है वो लिखना है, उसने उसमें लिखना है कि जी अ, उसने उसमें अपनी प्लेंट में ये बात लिखनी है, उसने अपनी प्लेंट में ये बात लिखनी है कि जी मुझे जो है वो क्या कॉज ऑफ एक्शन के बारे में उसने अपने दावे के अंदर जो है उसने लिखना है। ठीक है, तो ये जो कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट है और साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको पढ़ के कोर्ट को पता चलेगा कि क्या इसको जो है वो कॉज ऑफ एक्शन हासिल है या नहीं है। ठीक है, और कुछ जजमेंट ऐसी भी हैं कि कोर्ट रिटन स्टेटमेंट को और पूरे रिकॉर्ड को भी देख सकता है कि क्या पार्टी को कॉज ऑफ एक्शन हासिल है या नहीं है, लेकिन जो प्रिवेलिंग व्यू है वो ये है कि कोर्ट ने सिर्फ प्लेंट को ही देखना है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स को देखना है कि क्या इसको कॉज ऑफ एक्शन हासिल है या नहीं है। वो साबित कर सकेगा उस कॉज ऑफ एक्शन को या नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। कि उसके पास एविडेंस है या नहीं है ये नहीं देखना, बल्कि ये देखना है कि क्या उसका कॉज ऑफ एक्शन भी उसको है या नहीं है। ठीक है, अब मैं दूसरी ग्राउंड के ऊपर आऊंगा। Where the relief claimed is undervalued and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so। देखें, ये दावे के अंदर जो है वो एक चीज लिखी जाती है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, हमने पहले जो है वो एक बार पढ़ा भी था कि जो दावा होता है उसके अंदर वो उसकी दावे की वैल्यू जो है वो ज़रूर लिखता है ताकि जो है वो
कोर्ट को उसको पता चल सके। ये देखें कि ये इसलिए दावा जनाब को दावा इख्तियार समात हासिल है, और यहाँ पे उसने वैल्यू के बारे में भी लिखना होता है कि इख्तियार समात के लिए मैं इसकी इतनी वैल्यू जो है वो मुकर्रर करता हूँ। ये तो फैमिली सूट था, अदरवाइज हमने उसको बड़े डिटेल में किया था। तो वो जो उसने वैल्यू लिखी होगी उसकी बुनियाद पे कोर्ट देखती है कि मेरी जुरिडिक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के अच्छा, अगर उसने प्रॉपरली वैल्यू नहीं किया, देखिए मेरी बात सुने, चले मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए, plaintiff has instituted a suit for specific performance of an agreement to sell property of worth rupees 50 lakh, but the value for the purpose of court fee is fixed as rupees 24,000. Suit is undervalued. Court will give an opportunity to correct value within a time, and after that, if not corrected, plaintiff will be rejected. Very simple कि कोर्ट उसको एक कोर्ट देखेगी कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है और जो एग्रीमेंट है वो 50 लाख का है, लेकिन ये कह रहा है जी कि मेरे सूट की वैल्यू 24,000 रुपया है। तो कोर्ट को पता चल जाएगा कि ये बेसिकली कोर्ट फी को अवॉइड करने के लिए ऐसे लिखा है। कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी कि भाई अपनी प्लेंट को अमेंड करो और अपनी जो वैल्यू है सूट की फॉर द पर्पस ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड द कोर्ट फी, उसको करेक्ट करके दोबारा अमेंडेड प्लेंट सबमिट करवाओ, इस तारीख को जमा करवाओ। अगर उस तारीख को वो नहीं जमा करवाएगा अमेंडेड प्लेंट, तो कोर्ट क्या करेगी, फिर कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज बी के तहत उसकी प्लेंट को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अच्छा, अब एक नया टॉपिक जो है वो ये है कि हाँ अच्छा, एक आपको बात बता दूं कि कोर्ट ने वो जो टाइम उसको देना है ना कि अपनी वो क्या करे कि वो प्लेंट को वैल्यूएशन को करेक्ट करके तो क्या करे, सबमिट करे अमेंडेड प्लेंट। अगर उसने नहीं की तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो अंडर सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी जो है वो उसकी जो टाइम है फॉर करेक्शन ऑफ द वैल्यू उसको कोर्ट क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है, अब ये है कि कोर्ट ने ये कैसे डिटरमिन करना है कि उसने प्रॉपरली वैल्यूड किया है अपने सूट को फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फी और नॉट। तो ये एक टॉपिक है, ये हमारा एक सब्जेक्ट है सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887। इंशाल्लाह हम इसको बड़ी डिटेल में जो है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है कि मसलन अगर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है तो ऑब्वियसली जितने की वो प्रॉपर्टी का सौदा हुआ है वो उसकी क्या होगी, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट जुरिडिक्शन एंड फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फी। तो अगर उसने कम लिखी है तो कोर्ट उसको कहेगा आप इसको दुरुस्त करके लाएं। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिर उसी सूट वैल्यूएशन एक्ट का सेक्शन 11 ये बताता है कि वो ऑब्जेक्शन कैसे डील करना है रिलेटिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द सूट। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने जुरिडिक्शन के बारे में पढ़ा था। इधर देखें, ये मैंने आपके लिए निकाला भी है, ये देखें सेक्शन 11 जो है वो यही कहता है, वो कह रहा है अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज करना है वैल्यू ऑफ द सूट के बारे में तो उसने एट अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज जो है उसने अपना इशू क्या करना है, उसको राइज करना है। एनी हाउ ये तो वैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और फिर ये है कि कोर्ट ने क्या करना है, जो कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट है उसको पढ़ के और सूट वैल्यूएशन एक्ट के प्रिंसिपल को अप्लाई करके कोर्ट ने ये देखना है कि ये प्लेंट जो है वो प्रॉपरली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो फिर उस सूरत में कोर्ट ने उसको ऑर्डर करना है कि भाई आप इसको दुरुस्त करो विद इन अ फिक्स टाइम। अगर नहीं करेगा तो फिर क्लॉज बी के तहत कोर्ट उसकी प्लेंट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, अब हम तीसरे क्लॉज के ऊपर आ गए हैं जो कहता है वेयर द रिलीफ क्लेम इज प्रॉपर्ली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कोर्ट टू सप्लाई द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्ड टू डू सो।
अब उसने वैल्यू तो दुरुस्त है, लेकिन उसने कोर्ट फी जो है मुनासिब जो है वो जो लगनी थी एज पर कोर्ट फी एक्ट, हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा, वो नहीं लगाई। तो उस सूरत में भी कोर्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, और अगर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बाद भी उसने कोर्ट फी एनेक्स ना की, तो कोर्ट उसकी प्लेंट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब इंटरप्रिटेशन इसकी देख लेते हैं। कहता है इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹50 लाख, सूट इज प्रॉपर्ली वैल्यूड बट नो कोर्ट फी इज फिक्स और लेस देन 15,000 इज फिक्स और स्टैम्प पेपर सबमिटेड हियर क्लॉज सी विल अट्रैक्ट। तो कोर्ट उसको कहेगा कि आप बाकी की टू मेक द डेफिशिएंसी गुड, कि आप बाकी की कोर्ट फी दाखिल करो, इतने दिनों में करो। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो फिर कोर्ट उसकी प्लेंट को अंडर क्लॉज सी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, और फिर सेक्शन 149 आप देखें, जो ये कहता है कि अगर उसने वो जो विद इन टाइम जो है वो उसने वो कोर्ट फी नहीं जमा करवाई, तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है अंडर सेक्शन 149 ऑफ सीपीसी कि वो उसका टाइम जो है टू डिपॉजिट द कोर्ट फी उसको एक्सटेंड कर सके। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब वो कोर्ट फी कैसे डिटरमिन करनी है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कोर्ट फी एक्ट इन डिटेल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने उसको किया है। अगर आप में से किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ वो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स हैं, आप उसको जो है वो गो थ्रू करें। ठीक है। और कोर्ट जो वो प्रेयर क्लॉज होगा और जो प्रेयर के कंटेंट्स होंगे और जो कोर्ट फी के प्रिंसिपल्स होंगे उसको सामने रख के कोर्ट देखेगी कि कोर्ट फी कितनी लगनी है और कितनी नहीं लगनी। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। ठीक है। अब हम क्लास डी पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द record अवेलेबल विद द कोर्ट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ रिसेंट अमेंडमेंट देखें, ये 2020 में अमेंडमेंट आई है, और उससे पहले क्या ला था, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट, वेयर द सूट अपीयर फ्रॉम द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द कोर्ट। देखें अमेंडमेंट क्या आई है, देखें ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जनाब जब कोर्ट ने 711 की पावर एक्सरसाइज करनी है तो क्या कोर्ट ने सिर्फ प्लेंट को देखना है या प्लेंट के साथ अनेक्स डॉक्यूमेंट को भी देखना है, या क्या कोर्ट ने रिटन स्टेटमेंट को भी देख सकती है, क्या रिटन स्टेटमेंट के साथ अनेक्स डॉक्यूमेंट को भी देख सकती है। तो उस पर कंट्रोवर्सी चलती थी, सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट्स आती थी, कभी कोई व्यू आ जाता था, कभी कोई व्यू आ जाता था। लेकिन अब उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है, और अब उन्होंने अमेंडमेंट ये की है कि पहले ये लिखा हुआ था कि सिर्फ प्लेंट को पढ़ के देखना है कि क्लॉज डी अप्लाई होना है या नहीं होना है, लेकिन अब उन्होंने कहा है फ्रॉम द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द कोर्ट, मीनिंग देयर बाय अब फाइल में जो कुछ भी है कोर्ट उसको कंसीडर करके देखेगी कि ये सूट बार्ड बाय लॉ है या नहीं है। अच्छा, अब एक टर्म जो एक्सप्लेन होने वाली है वो है कोर्ट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। अब ये क्या है, अब मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। Example number one, a co-owner cannot institute a suit except a suit for partition against such co-sharer। लॉ ये है कि अगर co-sharer के अगेंस्ट आपको कोई रेमेडी चाहिए तो आपने पार्टीशन का दावा करना है, आप परमानेंट इंजंक्शन का दावा नहीं कर सकते। Where a suit for permanent injunction is instituted against a co-sharer, plaintiff will be rejected by exercising power under order 711। तो होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। वो क्या है, वो ये है कि an agreement to sell does not create any right but a right to institute a suit for specific performance of that agreement to sell। कि अगर एक एग्रीमेंट है और आप उसकी परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करेंगे, कोई और दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपकी फेवर में कोई राइट नहीं क्रिएट हुआ ना, जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, पूरी तरह से परफॉर्म ना हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट। तो वेयर अ डेक्लेरेटरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। तो एक डिक्लेरेशन तो होती किसी राइट की बुनियाद पे है। ठीक है। तो उसका क्या राइट है कि वो एक एग्रीमेंट की बुनियाद पे दावा करने आ गया है। ठीक है। तो वो फिर उसकी प्लेंट क्या हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों,
देखो, आपने सेक्शन 9 में पढ़ा ना इम्प्लॉयड एंड एक्सप्रेस बार, फिर आगे आपने रेस्ट जुडिकाटा आ गया, फिर सेक्शन 12A का आ गया कि वो दावा दोबारा नहीं कर सकता, फिर 12(2) आ गया कि वो दावा नहीं कर सकता, वो एप्लीकेशन देगा, सेक्शन 47 आ गया, ऑर्डर 9 रूल 9 आ गया, इम्प्लॉयड और एक्सप्रेस बार। तो ठीक है वो बार्स हैं, लेकिन उन बार्स की बुनियाद पे कोर्ट ने करना क्या है, वही तो है क्लॉज डी, कि कोर्ट ने कहना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट दिस सूट इज हिट बाय इज बार्ड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11, सो द प्लेंट इज हियर बाय रिजेक्टेड बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी। तो पेपर में भी ये आपको क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चलें आप बताएं, आपको पता चल गया कि रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई होना है, आप जज हैं, आप क्या करें। तो फौरन आपको पता होना चाहिए कि वो तो बार्ड बाय लॉ हो गया सूट, तो आप फौरन कहेंगे सर मैं प्लेंट को रिजेक्ट करूंगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी। तो होप कि आपको ये एग्जांपल भी समझ आ गई, और अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है और आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक सूट फ्रॉम दी, वैसे तो लिमिटेशन इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, लेकिन अगर प्लेंट के अपने कंटेंट्स में, प्लेंट के अपने वर्षन के मुताबिक ही वो टाइम बार्ड हो, यानी वो खुद से ही बता रहा हो कि जी मुझे इस वक्त से इसका इल्म हुआ फ्रॉड का, और वो फ्रॉड को वहां से भी 3 साल गुजर चुके हों, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करे, और उसने कोई प्ली भी ना ली हो, ऑर्डर क्या था बच्चों, ऑर्डर 7 रूल 6 था ना, जो कहता था कि अगर उसकी लिमिटेशन की कोई एग्जेम्पशन चाहता है तो उसने उसको अपनी प्लेंट के अंदर ही लिखना है, वो भी उसने नहीं लिखा, तो वो फिर मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट तो ना रहा, तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन, होपलेसली टाइम बार्ड लिमिट, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है अंडर क्लॉज डी। तो मैंने आपको इतनी सारी एग्जांपल दी हैं क्लॉज डी को समझाने के लिए। बच्चों मैं अब आगे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर अंडर 7 रूल 11 अमाउंट्स टू डिक्री, याद है हमने डिक्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी, इसका ऑडियो लेक्चर्स भी वो पढ़े उसके ऊपर, और हमें पता है कि डिक्री की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि एक ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट जो है उसको क्या कहेंगे, डिक्री कहेंगे। तो ऑर्डर अंडर 7 रूल 11 अमाउंट्स टू अ डिक्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये है कि फिर रेमडी अगेंस्ट ऑर्डर 7 रूल 11, उसको डिक्री कहने का मतलब ही ये है कि डिक्री हमेशा क्या होती है, अपीलेबल मास बाय कॉन्सेंट डिक्री, एज ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग प्लेंट इज अ डिक्री बाय virtue ऑफ सेक्शन 2 subsections through, so an appeal shall lie against the same. However, an order refusing to reject plaint will not be appealable. लेकिन अगर कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया दूसरी पार्टी के स्टांस पे, तो वो जो है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नहीं कहलाएगा, वो डिक्री नहीं कहलाएगा, और बल्कि उसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी, क्योंकि वो डिक्री नहीं है, वो सिंपल एक ऑर्डर है, और चूंकि वो 43 ऑर्डर में नहीं लिखा तो उसके अगेंस्ट फिर रिवीजन लाई करेगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, नो रिवीजन लाई एज नो रिवीजन लाइज वेयर अपील लाइज। देखें, जब एक कोर्ट ने एक प्लेंट रिजेक्ट कर दी तो वो ऑर्डर डिक्री है, और डिक्री के अगेंस्ट हमेशा क्या लाई करता है, अपील। तो अगर उसने अपील की रेमेडी अवेल नहीं की तो वो फिर रिवीजन में नहीं आ सकता, क्योंकि प्रिंसिपल ये है कि जहाँ पे अपील लाई करती है वहाँ रिवीजन लाई नहीं करती। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब सेक्शन 11A बड़ी जबरदस्त किस्म की अमेंडमेंट जो है वो लाई गई है रिसेंटली 2020 में। वो कहता है अ सेपरेट एप्लीकेशन बार्ड, अ प्ली फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर रूल 11 may be raised by the defendant in his written statement and not by a separate application। ठीक है, अब उन्होंने कहा है वो सेपरेट एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है 711 की, और उन्होंने इसलिए क्यों कहा है कि ताकि लिटिगेंट का भी टाइम पड़े, वकील साहब का भी टाइम बचे, कोर्ट का भी टाइम बचे। जारी बात है, उसने कहना तो यही है ना कि ये भाई ये जो प्लेंट है बार्ड बाय लॉ है, या तो वो जो है वो क्या कहते हैं अपने रिटन स्टेटमेंट में भी वो आर्गुमेंट लिख सकता है,
तो दिस इज द रीजन कि उन्होंने सेपरेट एप्लीकेशन बार की है। अनफॉर्चुनेटली सम टाइम मिसलिनियस एप्लीकेशन दी जाती थी केस को लिंगर ऑन करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका एतराज़ भी है तो आप क्या करो कि आप अपनी उसके अंदर ही लिख दो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, तो उसी को टेकअप करते हुए कोर्ट उसका फैसला करेगी। ठीक है, होप कि आपको मेरी समझ आ गई। अब रूल 12 है प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। वेयर अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट अफेक्ट विद द रीजन फॉर सच ऑर्डर। देखिए, कोर्ट ने अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ऑर्डर लिखना है तो फिर कोर्ट ने उसकी रीजंस भी लिखनी है कि क्यों उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। कोर्ट ने लिखना है कि मैं इसको क्लास ए के तहत खारिज कर रहा हूँ, बी के तहत कर रहा हूँ, सी के तहत कर रहा हूँ, डी के तहत कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। स्पीकिंग ऑर्डर उसमें जो है वो लिखना है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट मे बी आस्क्ड टू राइट एन ऑर्डर, सॉरी राइट दूसरा लिखा गया WRIT, राइट एन ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप प्लेंट को रिजेक्ट करने का एक जो है वो ऑर्डर लिखें। आपको कोई प्रोपोजिशन दे के भी पूछा जा सकता है कि आप इसका ऑर्डर लिखें। आई एम शेयरिंग सो मेनी स्पेसिमेंस विद यू। अच्छा, ये एक ऑर्डर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये ऊपर अटेंडेंस लगी है पार्टीज की। अच्छा बच्चों, आपको पता है ना, मैंने आपको एक ऑर्डर लिखने का स्पेसिमन बना के आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, होप कि आपको याद होगा और वो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा अगर पेपर में आपसे कोई ऑर्डर पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी। टुडे इंस्टेंट केस इज फिक्स फॉर आर्गुमेंट ऑन मेंटेनेबिलिटी ऑफ इंस्टेंट सूट, यानी ऑर्डर 7 रूल 11 ही है ना। अब मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर। Perusal of the record reveals that plaintiff has filed instant suit with the contention that plaintiff and defendant are co-owner in the property measuring itna itna, that defendant is interfering into the possession of the disputed property, hence instant suit for permanent injunction. Argument heard, record peruse. As per record, the plaintiff has filed a suit for perpetual injunction against the defendant being co-owner. Now the point which needs consideration that it is the settled principle of that an injunction cannot be issued against a co-sharer, as each co-sharer is presumed to be in possession of each inch of the land in the joint khata, and a suit except a suit for partition in respect of joint property is not maintainable. In this reliance may be placed upon this suit for permanent against a was maintainable except by bringing a suit for partition of the joint property. Further reliance may be placed on this. So in these circumstances, instant suit is hereby dismissed as being in the present form. ये गलत लिखा है। Hence, under these circumstances, plaintiff in the instant suit is hereby rejected by exercising powers under Order 7, Rule 11 or Class D of the CPC. Hence, plaintiff in the instant suit being barred by law is hereby। तो सॉरी, वो गलत लिखा हुआ था, मैंने उसको ठीक कर लिया है। ठीक है, तो सॉरी, ये नीचे फिर आके उसको शायद ठीक भी किया हुआ है। इंस्टेंट प्लेट इज हियर बाय रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर, डिक्री शीट भी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, इसकी भी जरूरत नहीं है एनी हाउ। तो ये एक ऑर्डर मैंने आपके सामने जो है वो लिखा है। ठीक है, तो होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई है। मैं आपको कोई और ऑर्डर भी दिखाना चाह रहा हूँ, अगर वो मुझे जो है वो मिल जाए। आगे एक और है पार्टीशन। ठीक है, फ्रॉम रेंडिशन ऑफ अकाउंट। अच्छा, इसी तरह ये एक मेरा ऑर्डर है रेंडिशन ऑफ अकाउंट के बारे में। ठीक है, इनेबलिंग प्रोविजंस और चलो जी पेज विथ ये का तो ये भी मैंने एक ऑर्डर लिखा है। ठीक है, रेंडिशन ऑफ अकाउंट के बारे में, तो नीचे जाके मैंने उसका लिखा अंडर द इंस्टीट्यूट इज हियर बाय बार्ड बाय लॉ। ठीक है,
is hereby rejected by exercise power under order 11 clause G of CPC। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं अगर कोई और देख सकूं इसमें जो है वो, जिसमें प्लेंट को जो है वो रिजेक्ट किया हो। ठीक है, एनी हाउ, बहरहाल ठीक है, और भी ऑर्डर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये है, अगर एक प्लेंट को रिजेक्ट किया जाए तो उसके बारे में जो ऑर्डर है वो है। ठीक है, अच्छा, फिर ये है कि जो हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 4 है, वो ये कहता है कि रीडर ने जो उसका रजिस्टर नंबर 8 है, उसने उसका रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का उसने क्या करना है, इंदराज करना है। एनी हाउ, इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब मैं आगे चलूं। अच्छा, अब आ गया रूल 13, वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेन डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेन। ठीक है, द रिजेक्शन ऑफ प्लेन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड मेंशन इन क्लॉज ए, क्लॉज बी और सी ऑफ द रूल शैल नॉट ऑफ इट्स ओन फेस प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग ए फ्रेश सूट प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। बच्चों, नई अमेंडमेंट आ गई। ये जो इधर है ये वो नई अमेंडमेंट है। और पहले क्या था, पहले ये था कि चाहे सूट प्लेंट क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी में रिजेक्ट हो रही थी, रूल 13 कहता था वो दोबारा दावा कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब जो अमेंडमेंट है उसमें उन्होंने क्लॉज डी निकाल दिया। हो क्या रहा था, हो ये रहा था, फर्ज करे कोर्ट ने अगर रेस जुडिकाटा लगा दिया, रेस जुडिकाटा लगा दिया और उसकी प्लेंट क्लॉज डी में बार्ड बाय लॉ का कह के उसको फारग घर भेज दिया। ठीक है, तो वो उठा, उसने कहा जी रूल 13 पढ़ लें, वो मुझे जो है वो क्या कहते हैं, वो मुझे पाबंद नहीं करता, वो मुझे रोकता नहीं है फ्रेश शूट करने से, तो मैंने दोबारा कर दिया है। तो इसीलिए अब वो अमेंडमेंट लेके आए हैं और उन्होंने क्लॉज डी को निकाल दिया है। उन्होंने कहा अब अगर कोर्ट ने क्लॉज डी के तहत कोर्ट को दावे को फारग किया ना कि इट इज बार्ड बाय लॉ, तो फिर वो दावा जो है वो दोबारा जो है वो दायर नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट है, इसकी जरूरत भी थी। और बच्चों, आगे चल के आपको बताऊंगा, किसी ने मुझसे पूछा भी है कि सर डिसमिसल में और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में फर्क क्या है। तो यही तो फर्क है कि जो रूल 13 है वो कहता है कि वो फ्रेश सूट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब डिसमिसल ऑफ सूट होती है तो फिर फ्रेश सूट दायर नहीं हो सकता। तो यही दोनों के दरमियान फर्क है। आगे मैं चलता हूँ। अच्छा जी, अब बच्चों मैंने आपके लिए कुछ प्रोपोजिशंस जो हैं वो भी लिखी हैं। कैन कोर्ट restore a suit after rejecting of the plaint? No, no, because that order of rejecting plaint amount to a decree, and once a decree is passed, court becomes functus officio and cannot restore the suit। होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। अच्छा, फिर मैंने आपके लिए एक और प्रोपोजिशन है, कैन कोर्ट रिजेक्ट अ प्लेंट वेयर इट हैज नो जुरिडिक्शन? नॉट एट ऑल। इन दैट केस द कोर्ट विल रिटर्न द प्लेंट एंड नॉट रिजेक्ट द प्लेंट। समझ आ गई मेरी बात की है। अच्छा, उसके बाद एक और प्रोपोजिशन मैंने आपके लिए लिखी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ सूट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिसमिसल बार द फ्रेश सूट वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट बार फ्रेश सूट। और ये कहाँ लिखा हुआ है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट सी, और उसका पैरा 6 है, जो ये बात कहता है कि वो दोनों का डिफरेंस जो है वो वहां पे जाके जो है वो बताया हुआ है। शायद मैंने आपके लिए कहीं पे जो है वो निकाल के भी रखा था आपको दिखाने के लिए। ये अगर मैं इसको बड़ा कर सकूं, ये देखें, ये वो आ गया, पैरा 6 आ गया। और ये है, it should be noted that the correct order in such cases is to reject the plaint and not dismiss the suit. The rejection of plaint does not preclude the institution of fresh suit on the same cause of action, provided, of course, it is not otherwise barred limitation by that time। तो होप कि आपको उसकी जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। ये एक और प्रोपोजिशन देख लेते हैं, ये क्या कहता है, कहता है कैन ए प्लेंट बी रिजेक्टेड इन पार्ट्स। ये तो हमने पहले भी कर लिया है। ठीक है, नो, अ प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्ट इन पार्ट्स, अ प्लेंट मस्ट बी रिजेक्ट एज ए होल, हाउएवर इट कैन बी रिजेक्टेड अगेंस्ट सम ऑफ द डिफेंडेंट्स। ठीक है, लेकिन प्लेंट को पार्शियली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है
एट व्हाट स्टेज अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। तो इसका आंसर पहले भी दे चुका हूँ, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल बट एज पर PLD 2019 लाहौर पेज 207 सेट पावर शुड बी एक्सरसाइज प्रॉम्प्टली एट अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज ऑफ द केस। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। उसके बाद एक और प्रोपोजिशन है, वेदर डिक्री शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड एज अंडर Order 7 Rule 11 amounts to decree. No need to draw a decree sheet because under Order 7 Rule 11 itself is a decree. तो decree sheet prepare करने की ज़रूरत नहीं है। Thank you so much. Don't forget to appreciate. Don't forget to correct me. Don't forget to share with others as it is सदका जारिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। Thank you so much. अल्लाह हाफिज।